हाय, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 के लिए ऐसे ही बहुत सारी सीरीज में लेकर आऊंगा, 10th 11th 12th सबके लिए। तो आज पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का होगा। इस वीडियो में हम क्या खास करने वाले हैं, देखो जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पहले सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा, बीच बीच में क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊंगा इस लेसन के अंदर, वो थोड़े लेवल अप होंगे। लेवल अप इसलिए क्योंकि सीबीएसई के लेवल भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। आप सबको पता है कि सीबीएसई भी अब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछने लगा है मैथ्स में, साइंस के अंदर। तो हम भी ऐसे ही क्वेश्चंस बाद में करेंगे। कोशिश करूंगा एक से दो वीडियो के अंदर इस चैप्टर को मैं एंड कर दूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो एटलीस्ट एक से दो चैप्टर के अंदर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी लेना है। फिर रिफ्रैक्शन के ऊपर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते, आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे भी। चलो, तो टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 8th में भी 7th में भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस के अंदर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, देन हम नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बात करेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, कैसे लाइट में क्या बिहेवियर है, और इन सब के ऊपर कम बात करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर बेसिक टॉपिक्स जो आपके अंदर दे रखा है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे और कॉन्सेप्ट पर फोकस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। वी ऑल नो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम सबको पता है, बचपन से जानते हैं। जिस तरह से साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वैसे ही लाइट क्या है बच्चा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये लाइट एक एनर्जी तो है। एनर्जी को क्या हम बना सकते हैं? नहीं। क्या एनर्जी को खत्म कर सकते हैं? नहीं। ये सब चीज पता है। तो लाइट कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, बेसिकली प्रोड्यूस तो हो रहा होगा, पर किस तरह प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद की लाइट देते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ये सब आप जानते हैं। हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि लाइट बेसिकली जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किसी मीडियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है। तो सवाल क्या है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ, गिव्स और हेल्प्स अस टू सी। सिंपल आप लिख देंगे, हेल्प्स अस टू सी, हमें देखने में हेल्प करते हैं। हेल्प्स अस टू सी द सराउंडिंग, helps us to see the beauty of the world, isn't it? चलो, तो अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, जरा सोचो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, तो क्या मुझे कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, तो क्या मुझे कुछ दिखेगा? तब भी नहीं दिखेगा। तो यहां पर क्या समझ में आया कि देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट। बहुत बढ़िया। और हमारी आंखें, क्या हो रहा है बेसिकली, हमारी आंखें, लाइट और कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच कुछ तो हो रहा होगा ना, उसे भी समझेंगे। लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का नेचर बेसिकली डिपेंड करता है कि किस मीडियम से इंटरेक्ट कर रहा है, कहां पर उसका इंटरेक्शन हो रहा है, कैसा फिनोमिना देखने को मिल रहा है, उसके बेस पे लाइट का नेचर हम पढ़ते हैं। तो आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी। उसमें दो बातें हमें समझ में आई कि लाइट का ना अपना रंग बदल लेता है। राइट, अपना रंग बदलता है, मतलब कभी वो आपको देखने को मिलेगा कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कभी ऐसा लगेगा नहीं 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 वो तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो नेचर ऑफ लाइट के लिए हमने क्या किया, जो कि दोनों स्टडीज सेफ सही साबित हो रही थी, तो हमने बोला कि नहीं, लाइट को हम डुअल नेचर के अंदर पढ़ेंगे। कैसा? डुअल नेचर के अंदर, जहां जरूरत पड़ेगी लाइट को हम मान लेंगे वेव है, और जहां जरूरत पड़ेगी लाइट को हम मान लेंगे कि वो तो पार्टिकल है। ठीक है, चलिए, तो डुअल नेचर में क्या बोलेंगे, लाइट एक पार्टिकल है या फिर लाइट एक वेव है। बस पार्टिकल की जब बात कर रहे हैं ना, तो पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, कुछ अलग सा कुछ होगा। अब देखो, पार्टिकल में हम बात करते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है जिसे हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन है क्या वैसे? कि फोटोन बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो फोटोन को हम कहते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और इसी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं, और इसी फोटोन से हम कहते हैं कि भाई लाइट हमारा एक पार्टिकल है। नाउ वेव, लाइट कैसा वेव है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साउंड के बारे में, कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड के अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेव बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनने वाला। ठीक है, इसके डिटेल्स में आप पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर जाकर, उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है, बस जानना है कि लाइट डुअल नेचर होता है। अब कुछ ऐसे फिनोमेना है जो वेव, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा फिनोमेना है? जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे वो वेव नेचर से भी डिफाइन होता है और पार्टिकल नेचर से भी आपको उसको प्रूफ किया जा सकता है। तो दोनों उसके अंदर नेचर से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे प्रूफ होता है, पता चलता है? उससे, वो उसमें हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। जब लाइट दो मीडियम पर आकर पड़ता है, कि दो मीडियम के बीच इंटरेक्ट करता है, तो क्या क्या देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा, रिफ्लेक्शन हो सकता है किसी मीडियम पे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्या रिफ्रैक्शन हो सकता है, जो हम अगले पार्ट हमारा इस चैप्टर का है, बिल्कुल रिफ्रैक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। हाँ, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्या होगा, स्कैटरिंग हो सकता है, बिल्कुल स्कैटरिंग हो सकता है। अच्छा, स्कैटरिंग के साथ साथ क्या आपको डिस्पर्जन पढ़ना है? हाँ, डिस्पर्जन एक फिनोमेना होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो हम इस चैप्टर के अंदर आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा बिहेवियर है लाइट का। और भी है, यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं वो चीजें, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इवन मैंने बताया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह सब पढ़ते हैं। चलो, एक सवाल है, लाइट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ, किस कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पार्टिकल्स एंड वेव्स। अभी बताया मैंने, तो आंसर क्या होने वाला है, पार्टिकल्स एंड वेव्स। चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नहीं है। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, अगर आंखें बंद कर लो, चीजें नहीं दिखेंगे आपको। लाइट ऑफ कर दूं तब भी नहीं दिखेंगे। अच्छा, सारे ऑब्जेक्ट को मैं यहां से हटा दूं तब भी नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस में अंधेरा क्यों है, तो लोग कहते हैं भाई सूरज की रोशनी तो होगी, पर रिफ्लेक्शन कहां से होगा। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है तभी चीजों को देख पाते हैं। हाउ डू वी सी थिंग्स, आंखों पर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट जाकर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वहां से लाइट हमारे आंखों में आती है, देन इमेजेस फॉर्म इन आवर आईज, तब हम चीजें देख पाते हैं। बहुत सिंपल है ना, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम इसे कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अच्छा, बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है, बाउंसिंग बैक का लाइट का आना, टकरा के वापस चले जाना। मतलब एक लाइट सोर्स से आई, एक ऑब्जेक्ट पर टकराई, वापस चली गई, हम कहते हैं इसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक। ये सिंपल सा डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होगा। इसे आप चाहे तो एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका डेफिनेशन का, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन व्हिच द लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। अच्छा, एक वर्ड मैंने कहा सेम मीडियम, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ये लिखना जरूरी है। क्यों, कि अगर मीडियम बदल गया तो वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने देखा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आना, टकरा के वापस चले जाना लाइट का। ठीक है, ये आप जानते हैं, पहले से आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज है जो हमें याद रखना है, इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट, जो लाइट आ रही है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। लाइट जो टकरा के वापस चली गई, रिफ्लेक्टेड रे, याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहां कहां पे, अब देखो जरा यहां पे, यहां पर एक नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूं। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, जहां पे लाइट आके गिर रही है वहां पे एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये मेरा क्या कहला गया, नॉर्मल। जस्ट अ सेकंड, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये लाइट आ गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसमें एंगल कौन कौन सा बन रहा है, देखना जरा, कौन कौन सा एंगल बन रहा है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये एक एंगल ये बन रहा है। लेकिन हमें किस एंगल का काम है, हमें एंगल, इस एंगल और इस एंगल का ही मेन काम है। कहते क्या है इसे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। समझ गए, तो वही चीजें आप चाहो तो रिफ्लेक्शन बना के भी देख सकते हो, कि अगर लाइट आई, लाइट आकर वापस चली गई, ठीक है, और यहां पे आपने नॉर्मल देखा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये हमेशा इक्वल होंगे। आगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा मिरर है, एंड दिस इन इज नॉर्मल, दिस इन इज नॉर्मल। डेफिनेशन याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर लाइन दैट इज नॉर्मल। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या जानना है हमें, कि भाई दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको जानना है। सबसे पहला हमने क्या बताया आपको, कि लाइट आई, लाइट आकर वापस चली गई। ऐसा ही होता है नॉर्मल, एक ही मीडियम में लाइट आती है वापस चली जाती है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका मिरर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम क्या कहते हैं, जितने भी लाइट रे हैं, कौन कौन से, द इंसिडेंट रे, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे,
अब आप नॉर्मल रे मत कह देना, बिकॉज नॉर्मल कोई रे है ही नहीं। अच्छा, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन का मतलब क्या, देखो थोड़ा मैथमेटिक्स में जाओगे आगे तो पढ़ोगे आप, एक्स वाई प्लेन होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये एक्स ये वाई, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे, ठीक है। फिर वाई जेड प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन, मतलब प्लेन का मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस आप समझ लो फिलहाल के लिए। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे आते हैं कि प्लेन पे होते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम आई कह रहे हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू, मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा, मैंने ऑलवेज कहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर। क्लियर है, मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा। मतलब आपका सरफेस कैसा भी रहे, सरफेस ऐसा रहे, तब भी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, यहां पर भी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। स्फेरिकल सरफेस हो, रफ सरफेस हो, कैसा भी हो, एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक, चलो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में भले ही आपको एग्जैक्टली दिया नहीं होगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, अगर स्मूथ सरफेस हो तो, अगर थोड़ा सा रफ सरफेस आपके पास हो तो, वहां पर इस सरफेस वाले को कहते हैं, स्मूथ वाले को रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है, लाइट रेज सारी की सारी पैरेलल आ रही होंगी, अगर ऑल द लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल, जो भी लाइट रे आएंगी वो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहां पर क्या होता है, लाइट रे पैरेलल अगर आ रही हैं तो वो एंगल आई एंगल आर के बराबर तो आपको दिखेंगे, बट का रिफ्लेक्शन हो सकता है किसी और एंगल पे हो रहा हो, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है कि बच्चे समझते हैं कि यहां तो एंगल आई एंगल आर के बराबर तो होगा ही नहीं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यहां भी देखो, अगर एक सेकंड, तो एंगल आई एंगल आर यहां पर भी बराबर है, यहां पे नॉर्मल इसका है और इसका नॉर्मल यहां है, तो यहां पे आप क्या समझ रहे हो, ओके, तो यहां पर भी आप देखोगे तो एंगल आई एंगल आर के बराबर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इसके जो एंगल आई हैं यहां पर एंगल आर है, हमेशा बराबर रहेंगे। सेम चीज यहां पर भी होगा, एंगल आई और इसके एंगल आर हमेशा बराबर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये एंगल आई एंगल आर भी बराबर होंगे। तो इससे फर्क क्या पड़ा, क्या फर्क है रेगुलर इरेगुलर में, देखो सिंपल सा फर्क है, यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे सरफेस रफ है, इसमें इमेज जो बनेगा थोड़े से ब्लर, थोड़े से हेजी बनेंगे। आप एक स्टील का प्लेट ले लो, उस पर भी आपका चेहरा दिखता है, आईने में भी दिखता है, फर्क क्या है, आईने में आपको स्मूथ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसको स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और इसे डिफ्यूज्ड या इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फर्क कितना है, सरफेस यहां पर स्मूथ होता है और यहां पे सरफेस आपके थोड़े से रफ होते हैं, इमेज क्लियर नहीं बनता है इरेगुलर में, स्मूथ में रेगुलर इमेज में क्लियर इमेज बनता है, जैसे मिरर वगैरह, ठीक है, ये समझ गए आप। एंगल ऑफ डेविएशन, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, एडवांस नहीं है आपके लिए, क्लास 10 के लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि जब आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बताया मिरर है आपके पास, ठीक है, मिरर में लाइट आई, लाइट आकर वापस चली गई, तो आप बोलोगे ना कि सर कितने एंगल से डेविएशन हुआ। डेविएशन का मतलब होता है कि अगर ये लाइट सीधा जाती, जस्ट सेकंड, अगर ये लाइट सीधा जाती, सीधा तो गई नहीं, तो ये जो एंगल डेविएट किया, कितने एंगल से किया, ये कितने एंगल से डेविएट किया, ये एंगल आई, ये एंगल आर और ये एंगल ऑफ डेविएशन पूरा, ये निकालना होता है आपको कि कितने एंगल से डेविएट किया। आप देख लो ना, ये पर्टिकुलर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री है, तो अगर मैं 180 डिग्री में से अगर मुझे ये डेल्टा निकालना है तो मैं आई प्लस आर को माइनस करूंगा, तो 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, ये दोनों को, आई प्लस आर क्या है, वो दोनों बराबर ही है ना, तो मैं इसको 2i लिख सकता हूं, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहलाएगा, 180 माइनस 2i। ये फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा, कैसे आया मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन यहां से ये निकालना है तो इसमें से आई प्लस आर माइनस कर दो, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। चलिए ये सारे सवाल आप खुद से भी ट्राई करेंगे, मैं एक दो सवाल करवा देता हूं आपको, सिंपल सवाल है। A light ray incident on a plane mirror at an angle of 40 डिग्री, देख लो लाइट रे आई और इंसिडेंट है एट 40 डिग्री, आपको रिफ्लेक्टेड एंगल बताना है, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, एंगल आर बताना है और एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला पार्ट बताना है,
कैसे बताओगे आप? एंगल आई एंगल आर के बराबर, प्लेन मिरर और एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो आप बता दो। अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि एंगल किससे पूछा है, मिरर से पूछा है या नॉर्मल से पूछा है। अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 40 डिग्री, तो ये मिरर से 40 डिग्री बता रहा है आपको, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंफ्यूजन होता है। अगर ये 40 डिग्री है, जरा सोचो तो ये कितना बनेगा, उसके लिए ये वाला पार्ट आप निकाल के बता सकते हो कि सर ये टोटल 90 होता है, ये टोटल नॉर्मल 90 होता है, तो एंगल आई आपका 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री, तो एंगल आर भी आपका 50 डिग्री हो गया। अच्छा, एंगल आर 50 डिग्री हो चुका है, अब मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो 180 माइनस आर 2r, या फिर आप आर कर दो, दैट इज 50 डिग्री, 2r, 2 इंटू 50 दैट इज 180 माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? सिंपल। कैसे निकाला हमने? फॉर्मूला हमने यहां लिख रखा है, निकाल लेना आप। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा है। देखो अभी तक मैं जो बता रहा हूं आपको सिंपल सिंपल बातें जो आपके शुरुआत में है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मिरर, प्लेन मिरर तक तो ले ही जाऊं, वहां तक तो खत्म कर दूं। प्लेन मिरर के बाद हम स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन तक दे दूंगे, अगली क्लास में फिर स्फेरिकल मिरर मिरर फॉर्मूला वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ इमेजेस, दो तरह के इमेजेस होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। कौन से? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आप जानते भी होंगे, पर फर्क क्या है, आपको कैसे समझ में आएगा रियल क्या है वर्चुअल क्या है? देखो डेफिनेशन, रियल इमेज और ये आपका वर्चुअल इमेज। बट कैसे समझोगे आप, कैसे पढ़ोगे इसको देखो जरा। रियल इमेज का मतलब वो कि इमेज एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद बन रहा है, मतलब कि लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पर कहीं मिल रही है, तो हम कहते हैं लाइट रेज अगर एक्चुअली मिल रही हैं, लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड फॉर्म इमेज, तो हम कहते हैं वो कौन सा इमेज है? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में लाइट रेज डू नॉट मीट, लाइट रेज appear to meet, appear to meet, उस केस में हम कहते हैं वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसे मैं समझाऊंगा, ये आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर आ सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एग्जैक्टली, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन चाहिए जिस पर आप देख सकते हैं। क्या वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं? नहीं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप स्क्रीन पे उसे नहीं देख सकते। आप थिएटर जाते हो, सिनेमा हॉल, वहां पर स्क्रीन होता है, पीछे से प्रोजेक्टर होता है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ना, कौन सा इमेज है? रियल इमेज है, रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे, आईना घर में देखते हैं, क्या वो रियल इमेज है? नहीं, वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, क्योंकि आप चाहोगे उस इमेज को किसी स्क्रीन पे देखना, मुमकिन नहीं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है वो क्या है? वो है बहुत इंपॉर्टेंट कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? उल्टा। रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब याद रखना, उल्टा। और इसमें क्या होता है ये बच्चा? ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि सीधा, सीधा, ये उल्टा। रियल उल्टा, वर्चुअल सीधा। पहचानेंगे कैसे आप? तो मिरर के केस में, फॉर मिरर की बात कर रहा हूं, फॉर मिरर, मिरर के केस में अगर, ये बात याद रखना, अगर कोई मिरर है, मिरर के इमेज इस तरफ बन रहा है तो वो हमेशा वर्चुअल कहलाएगा, और इस तरफ बन रहा है तो रियल कहलाएगा। मिरर है ये आपका, अगर बच्चा कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो या फिर आपका प्लेन मिरर हो, अगर पीछे की तरफ इमेज बन रहा है दैट इज वर्चुअल, अगर सामने आगे बन रहा है तो रियल। ऐसे आप याद रखिए, आगे बन रहा है रियल, पीछे बन रहा है वर्चुअल। वर्चुअल सीधा बनता है, रियल उल्टा बनता है। टाइप्स ऑफ मिरर, तीन तरह के मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन, यही तीन पढ़ने हैं आपको। वैसे भी मिरर तो कैसे ही बना सकते हैं मिला के हम, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं वो तीन तरह के मिरर पढ़ने हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर, है ना? स्फेरिकल मिरर। अब ये प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या कुछ पढ़ना है आपको, इमेज कैसा बनेगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, और उसके फॉर्मूले से कैसे हम इमेज का डिस्टेंस वगैरह निकाल पाएंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में आप कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। कॉनकेव,
कॉन्वेक्स, घर में आप चम्मच देखते हैं ना, उससे ही पहचान सकते हैं। प्लेन मिरर जो घरों में इस्तेमाल होता है, कुछ इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट मिरर आप देखेंगे, ये प्लेन मिरर हो गया। अगर कॉनकेव देखेंगे तो बाहर की तरफ निकला होता है और बाहर से पेंट रहेगा, रिफ्लेक्ट आपको अंदर की तरफ से होगा। कॉन्वेक्स देखेंगे आप तो कुछ इस तरह का होगा, आप ये अंदर से पेंट होता है, बाहर से निकला होता है, कॉन्वेक्स। घर में आप चम्मच देख लें, उससे ही पहचान लेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स, बुक में भी दे रखा है एग्जांपल तो, ठीक है। तो 3 तरह के आपको मिरर होंगे, सबका डेफिनेशन सब कुछ समझेंगे। उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, जरा देखते हैं कैसा बनेगा। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट रे, और लाइट रे मिलना चाहिए, किसी एक लाइट रे से मिलेगा तो वहां पर इमेज बनेगा। ये हमारा प्लेन मिरर है, लेट्स से इमेज इज अ प्लेन मिरर। समझना, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आप ही खड़े हो, आप आईने के सामने खड़े हो, टॉप से मैं दिखाऊं तो लाइट रे यहां गई, वापस चली आई। बॉटम से लेके जाऊं, लाइट रे गई, वापस चली आई। अब अगर कोई देख रहा होगा, अगर कोई यहां से देखना चाहता है, तो अगर कोई खड़े होकर देख रहा है तो उसे लगेगा लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। तो अगर इसे थोड़ा पीछे ले जाऊं मैं, ऐसा लगेगा पीछे से लाइट आ रहा है, यहां देखूं मैं, इसका टॉप बॉटम अगर मिलाऊं, इसका टॉप पोजीशन, बॉटम तो यहां था और टॉप यहां था, तो आपको दिखेगा ये मिरर इमेज। देखो डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली बताऊं आपको, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस है ये बराबर है। ये जो हाइट आपको दिख रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज, ये बराबर है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या किया मैंने, मैंने एक टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट से लाइट को रिफ्लेक्ट कराया, ऐसा लगा पीछे कहीं से लाइट आ रही होगी, मुझे यहां पर इमेज दिखा है, बस इतना ही है। अब इसमें जानना क्या है, इमेज कैसा बन रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। सबसे पहले इमेज कैसा बना, सेम साइज का इमेज बना, इमेज सेम साइज का बना। दूसरा, एट सेम डिस्टेंस पर बना, इमेज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पर बना, सेम साइज, सेम डिस्टेंस। तीसरी बात है, पीछे बन रहा है ना, देखो पीछे बन रहा है ना, ये इमेज पीछे बन रहा है, ये क्या होता है, वर्चुअल, अभी बताया वर्चुअल। एंड इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। घर में कभी ऐसा हुआ है क्या, आप आईने के सामने खड़े हो, आपका इमेज उल्टा दिख रहा है। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आप घर में आईने के सामने खड़े हो, आपका इमेज उल्टा दिख रहा है, मतलब घर में कुछ तो मसला है, घर छोड़ के चले जाना उसको, है ना। ऐसा हो कि आपका सर उल्टा, सर नीचे हो जाए पैर ऊपर, तो ये तो फिर मुश्किल है ना, दैट्स समथिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं होता है, प्लेन मिरर में आपको वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इमेज दिख रहा होगा, इरेक्ट सीधा दिखता है आपको, है ना। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर आपको, दैट इज लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब इमेज लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आ जाता है, लेकिन बहुत सिंपल है। इन्वर्ट मतलब उल्टा होना, लैटरली मतलब बिल्कुल ऐसा राइट लेफ्ट का पलट जाना, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाना, है ना। तो इसका डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ लेफ्ट एंड राइट, है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ये आपका कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। आपने ये हाथ उठाया, इमेज में ऐसा लगेगा कि वो दूसरा हाथ उठ रहा है, लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा सा पंगा हो जाता है, ठीक है ना। ये समझ गए, इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। पीछे बनता है तो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा हमेशा, अगर आप 5 मीटर खड़े हो तो पीछे भी इमेज 5 मीटर पे बनेगा। हाइट जितने की हो उतने ही हाइट का आपको इमेज दिखेगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपका पूरा साइज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज लेंथ ऑफ द मिरर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपका जो साइज है वो उतनी, जो साइज आपको आ रही है मिरर के अंदर, वही साइज पीछे भी इमेज में बनेगी, ठीक है ना। चलो ये सवाल देखो, राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, दोनों लोग मिरर के सामने खड़े हैं। राम इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द श्याम एंड राम, इमेज ऑफ राम इज 10 मीटर। देखो इस सवाल को थोड़ा सा समझ लो, बहुत सिंपल सा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कोई राम यहां खड़ा है, राम इज 3 मीटर, राम खड़ा है 3 मीटर पे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन श्याम एंड इमेज ऑफ राम इज 10 मीटर, ओके। देखो तो इमेज राम का कहां बनेगा, राम का इमेज बन जाएगा यहां इसी 3 मीटर पे, मतलब ये आपका राम हो गया, ये भी 3 मीटर है। आपको पूछा गया है श्याम और राम के इमेज का डिस्टेंस। देखो श्याम, राम का इमेज और श्याम के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है,
लेट्स से यहां पर ये श्याम है और ये टोटल 10 मीटर है। भाई अगर ये 3 मीटर ऑलरेडी है तो ये रेस्ट कितना बचा? ये रेस्ट कितना बचा? 6 मीटर, सॉरी 7 मीटर। मतलब मिरर से 7 मीटर पे खड़ा हुआ है श्याम। अब आपसे सवाल क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम? अगर ये 3 मीटर, ये 7 मीटर, ये कितना बचा? 4 मीटर। मतलब राम और श्याम के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। समझे या नहीं समझे? राम यहां खड़ा था तो राम का इमेज यहां है, राम के इमेज और श्याम के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो मतलब ये तो 3 ही रहेगा ना इमेज उसका। पीछे कितना आ गया? 7, और इनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर। समझ गए? थोड़े से कैलकुलेटिव रहिए। डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A ray of light is incident making an angle of 35 degree. What is the angle theta? बहुत क्लियर है, यहाँ पर आंख बंद करके बना लेना। ये 35 है तो ये भी 35 ही रहेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल भी ड्रॉ करोगे तो ये कितना बचा? 90 माइनस 35, ये भी 90 माइनस 35 है ना, 55। ठीक है, ये भी 55 डिग्री, तो बचा हुआ 35 ही होगा ना। तो वैसे ही आप बना सकते हो इसे। ये सवाल आप करना, बहुत सिंपल सवाल है, वैसे ही कुछ सवाल है आपको यहाँ पर भी। अगेन वही, a ray falls on a plane mirror making an angle 30 degree with the mirror, then after reflection find the angle between the incident ray and the reflected ray. Incident ray reflected ray के बीच का एंगल पूछा है, मतलब याद रखिए क्या पूछा गया है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये टोटल एंगल पूछा गया है आपसे। क्या है? a ray falls on a plane mirror making 30 degree with the mirror, ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा? अरे भाई ये 30 है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस 30 दैट इज 60। ये टोटल 90 होता है ना नॉर्मल से, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, दैट गिव्स 60 डिग्री एंगल। कैसे आया? बहुत सिंपल है, 90 माइनस 30 किया, आपको 60 आ गया। लेकिन 60 60 आपको मिलाकर निकालना है आंसर। एंगल आई बराबर एंगल 60 डिग्री आपको, और आपको निकालना है दोनों मिलाकर एंगल आई प्लस आर, दैट इज 120 डिग्री, इन दोनों का सम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। देखो अभी तक प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है मैं दिखाता हूं आपको अभी। देखो ये जो भी मिरर देख रहे थे ये सबका प्लेन मिरर की प्लेन मिरर था, जिसमें रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, लाइट आई, लाइट वापस चली गई। स्फेरिकल मिरर, चलो उसका एक्सपेरिमेंट कर दिखा दूंगा मैं आपको वैसे ही, लेकिन फिलहाल आप समझ जाओ ये स्फेरिकल मिरर आपको कैसा होता है मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, तो स्फेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर होगा, उसके लिए ना कुछ चीज समझ लो पहले। मान लो कि मेरे पास स्फेयर है, स्फेयर, स्फेयर समझते हैं, फुटबॉल बॉल की तरह वैसे कुछ, ठीक है। इस स्फेयर को मैंने ना, लेट्स से एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, जो अच्छा, इस स्फेयर को इस पॉइंट से मैंने कट कर दिया, एक जगह से मैंने कट कर दिया। अच्छा, इस स्फेयर का कुछ सेंटर रहा होगा, बोलोगे हाँ सर सेंटर होगा, इस स्फेयर का कुछ सेंटर रहा होगा। अगर इसी स्फेयर को मैं यहां से भी कट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पार्ट से भी कट कर दूं, सेंटर तो वही रहेगा। बट कट करने के बाद इसको मैं अलग करूं, अगर लेट्स से मैं इसे अलग कर देता हूं, इस पार्ट को बिल्कुल अलग कर दूं, इस तरह दिखेगा ये, इस पार्ट को अलग कर दूं तो कुछ इस तरह दिखेगा। देख रहे हो मैंने क्या किया, यहां से अलग कट के इसको अलग कर दिया, इस पार्ट को अलग कर दिया, इस स्फेयर को मैंने दो पार्ट में कट कर लिया, और मैं इस तरफ से बिल्कुल ही पेंट कर देता हूं इसे, और इस वाले को अंदर से पेंट कर देता हूं। पता है अब ये आपको क्या दिखने लगा? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दिखने लगा। ये वाला जो आपको मिरर मिला, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहां से रिफ्लेक्ट होगा, लाइट इधर आएगी, इस वाले एरिया में आएगी, यहां लाइट इसमें आएगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये पॉलिश्ड पेंट सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो दो फिगर दिख रहा है, जो दो आपको चीजें दिख रही है क्या? ये मिरर ही तो है, स्फेरिकल मिरर। इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, और इसे कहते हैं कॉनवेक्स
कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका डेफिनेशन वगैरह बहुत सिंपल आपको समझना होगा, पहले मैं समझा देता हूं पहले आपको कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा बताओ, इसका सेंटर यहां कहीं था क्या? हाँ। अब इस मिरर का सेंटर मैं लेता हूं एक पोल। इस मिरर के पूरे इस मिरर का जो अपर्चर है, इसका सेंटर मैं यहां लेता हूं, उसको कहता हूं एक पोल। और एक लाइन गुजारने की कोशिश करता हूं, कहां से? इस सेंटर से और एक पोल से। चलो एक लाइन पास करा दिया मैंने, यहां से भी एक लाइन पास कराता हूं सेंटर से और पोल से। अच्छा देखो जरा, यहां पर इसका पोल होगा, सेंटर होगा, सेंटर तो वही है ना, इसी का पार्ट है ना इस मिरर का ही। हमने क्या बोला, एक स्फेयर का पार्ट है ये मिरर, जिसका सेंटर अपना यहां पर है ऑलरेडी। अगर पूरा अगर मैं इसे सर्कल बना दूं तो क्या होगा ये, अगर ये सर्कल होता, अगर ये सर्कल ही होता तो सेंटर तो यही होता ना, तो सेंटर तो वही रहेगा। अच्छा बताओ, सेंटर से अगर मैं सरफेस की दूरी पता करता हूं तो उसे क्या कहता हूं? इसे क्या कहता हूं? इसे कहता हूं रेडियस। रेडियस कहता हूं। तो यहां जरा देखो ना, क्या इस डिस्टेंस को मैं रेडियस कह दूं क्या? एग्जैक्टली exactly. इसे मैं क्या कहूंगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उस सी और पी के बीच का एक पॉइंट लूं मैं, बिल्कुल सेंटर, उसमें एफ नाम दूं, तो ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। मतलब एफ क्या है? फोकस। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं आप, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिटवीन सी एंड एफ। और ये जो दूरी है ना, ये हाफ ऑफ दैट रेडियस है, हाफ ऑफ दैट रेडियस है। मतलब इस सी और पी का मैं अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां 2.5 होगा, अगर ये 4 है तो ये 2 सेंटीमीटर। मतलब उस रेडियस का हाफ मैं करता हूं तो फोकस आता है, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं। इसे मैं कहते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी समझ गए कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ विल यू डिफाइन दैट मिरर? कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें के रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, कर्व्ड अनवर्ड। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? डेफिनेशन बता रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ। ये पहचान है, डेफिनेशन भी है। इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल पूरे स्फेयर का पार्ट है। एंड अब डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फेयर, उस स्फेयर का सेंटर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेयर, जिसका ये मिरर पार्ट है, उसी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। A principal axis, an imaginary line passing through center of curvature and pole से पास करने वाला लाइन आपको प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अपर्चर, दिस ओपनिंग, दिस ओपनिंग, दिस ओपनिंग, दिस डायमीटर जहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो हमारा पूरा अपर्चर कहलाता है। ये छोटा अपर्चर, बड़ा अपर्चर, ये ओपनिंग कहलाती है। तो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, ठीक है। फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है, ये लास्ट आपका टॉपिक होगा आज का। इसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे मिरर फॉर्मूला और रेड डायग्राम वगैरह के ऊपर। एक पूरा चैप्टर लेकर इसमें एक क्लास लूंगा, इसमें पूरा खत्म कर दूंगा, उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी और भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए फोकस क्या होता है? फोकस मैंने बता दिया, मिड पॉइंट ऑफ, सेंटर पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे। वो फोकस को तो कर देंगे आप कि मिड पॉइंट है, लेकिन डेफिनेशन में आपको ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ पता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। देखो, जो भी लाइट रेज आएंगी ना, इसे 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 हम कॉन्केव मिरर को हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बच्चा? कन्वर्जिंग मिरर। इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, क्यों कहता हूं वो भी समझाऊंगा आपको। कन्वर्जिंग मिरर ये क्या है? ये आपका है डाइवर्जिंग मिरर। क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। होता क्या है समझिए,
जो भी लाइट रेज आएंगी पैरेलल ना, वो सब एक जगह मिल जाती हैं, आकर कन्वर्ज करते हैं। इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसमें लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करेंगे, बिखर जाएंगे, आपको बिखर जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। मतलब लाइट रेज अगर कोई आ रही है, लाइट रेज जो भी पैरेलल होंगी, वो आकर एक जगह पर मिल जाती है इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो हम कहते हैं कन्वर्जिंग। इसमें क्या होता है, लाइट रेज आई, कन्वर्ज कर गई, ठीक है, लाइट रेज आई, कन्वर्ज करी, तो ऐसा लगता है कि लाइट रेज कहीं एक पीछे से पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, निकल रही है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या, बाहर निकलना। और इसमें कन्वर्जिंग का मतलब क्या, लाइट एक पॉइंट पे आके गिरना, कन्वर्ज कर रही होंगी। तो इसीलिए हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इसे बताते हैं। अब जिस पॉइंट से वो कन्वर्ज हो रही है पैरेलल लाइट रेज, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब ये सारे के सारे पैरेलल लाइट रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। और जिस पॉइंट से, ये हमारा फोकस पॉइंट होता है, और जिस पॉइंट से लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, इसे हम कहते हैं फोकस। कॉन्वेक्स के लिए जहां से डाइवर्ज हो रही हैं, कॉनकेव के लिए जहां पर कन्वर्ज कर रही हैं। देखो, the point on the principal axis where the light rays parallel to the principal axis के जो लाइट पैरेलल होंगी, जहां पे कन्वर्ज करेंगे या जहां से बाहर निकलती हुई डाइवर्ज करती हुई नजर आएंगे, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ गए, जहां पे लाइट रेस पैरेलल कन्वर्ज कर जाएं, जहां से निकलती हुई बाहर नजर आए, वही फोकस कहलाता है। एंड फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सॉरी, फोकस और पोल के बीच का, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, और ये आधा होता है रेडियस का। ये फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख के दिया, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं, टर्मिनोलॉजीज तक। अगली क्लास में रे डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें हम करेंगे। एक लेक्चर और मैं लूंगा, ज्यादा नहीं आपका, और अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस थोड़े लेवल अप टाइप पे समझा दूंगा। और अभी तक अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया है। और मुझे आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह पढ़ना है, क्या कुछ क्वेश्चंस चाहिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी अपने व्यूज हैं कमेंट बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।